नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 3 जनवरी से बच्चों को लगना शुरू होगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों को सचेत रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत 3 जनवरी 2022 से होना बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत की वयस्क जनसंख्या में 61% से ज़्यादा जनसंख्या कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। यह देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। कोरोना वैक्सीन महामारी से लड़ने का अब तक का अनुभव यही है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना के मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली मुंबई में फिर डराने लगा कोरोना वायरस। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में दिल्ली और मुंबई में शनिवार को कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। जहां मुंबई में शनिवार को 757 नए मामले सामने आए, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 249 नए मामले सामने आए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार 5वें दिन संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिल्ली में 13 जून के बाद से अब तक प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई में शनिवार को संक्रमण के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के अनुसार यहां सोमवार को 204, मंगलवार को 327, बुधवार को 490, गुरुवार को 602 और शुक्रवार को 663 नए मामले सामने आए थे। इसी के साथ मुंबई में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,70,190 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 16,368 पर स्थिर है। इनमें कहा गया है कि शनिवार को 280 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7,47,538 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में फिलहाल कोरोना के 3,703 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब चुनाव में 22 किसान संगठनों ने बनाई पार्टी। सभी 117 सीटों से लड़ने का ऐलान। आम आदमी पार्टी से हो सकता है गठबंधन। जी हां दोस्तों, किसानों की लगभग 22 यूनियनें जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी और जिन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने के मकसद से एक राजनीतिक इकाई संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व BS राजेवाल करेंगे। BKU डकोंडा और BKU लखोवाल सहित 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वे सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा ने किसानों के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंच तैयार किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को लड़ने के अपने बड़े फैसले में किसान संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर सकते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि ऐसा किसी भी गठबंधन की घोषणा बाद में की जाएगी। चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से है जिन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि पंजाब में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया गया है।
वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में शामिल रहे कई किसान संघ जो कि संयुक्त किसान मोर्चा संगठन का हिस्सा थे, वे चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला कर चुके हैं। कीर्ति किसान संघ, क्रांतिकारी किसान संघ बीकेयू, क्रांतिकारी दोआबा संघर्ष समिति बीकेयू, सिद्धपुर किसान संघर्ष समिति और जय किसान आंदोलन चुनावी मैदान में उतरने के खिलाफ हैं। चुनाव प्रचार के लिए SKM के बैनर का इस्तेमाल होने की संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन को नासा ने प्रक्षेपित कर दिया है। इस दूरबीन से पहले सितारे और आकाशगंगाओं से प्रकाश को देखने के साथ ही जीवन के संकेतों के लिए ब्रह्मांड को और अधिक करीब से जानने में मदद मिलेगी। यूरोपियन एरियन रॉकेट दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर रवाना हो चुका है। प्रक्षेपण के साथ ही ये 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर यानी चंद्रमा से 4 गुना से अधिक दूर स्थित अपने गंतव्य तक जाने के लिए निकल गया है। वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा 5 महीने का वक्त और लगेगा ताकि इसकी इंफ्रारेड आंखें ब्रह्मांड को स्कैन करना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि यह हमें हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की बेहतर समझ देने जा रहा है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, खोज तो शाश्वत है, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि जब आप एक बड़ा इनाम चाहते हैं तो आपको आमतौर पर एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ताजा बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को फिर चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर फिर कदम आगे बढ़ाए तो फिर आंदोलन होगा, फिर सरकार के अहंकार को हराने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, यह बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। आपको बता दें दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार ने विवादित कृषि कानूनों के प्रक्षेपित में कहा कि हमने एक कदम पीछे खींचा है लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। इसे कृषि कानूनों को फिर से वापस लाने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि तोमर ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है, लेकिन कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की जरूरत है। किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। इसी बीच कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग बयान में कहा कि देश के कृषि मंत्री के खेती कानून वापस लाने के बयान से षड्यंत्र उजागर हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्यों के चुनाव के बाद नई शक्ल में कृषि कानून लाए जाएंगे। पिछले 75 साल में पहली बार 380 दिनों तक किसान आंदोलन चला और इसमें 700 किसान शहीद हुए। आखिर निरंकुश मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो के इस फैसले से चूर चूर हुआ यूजर्स का दिल। कंपनी ने बंद किया अपना सबसे सस्ता प्लान। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो कुछ ही सालों में देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गया। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो जियो का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। जियो अपने यूजर्स के लिए कई सारे आकर्षक प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान लेकर आता है जो कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। हाल ही में जियो ने अपने सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया और इस बात से यूजर्स काफी दुखी भी हैं। जियो के कुछ समय पहले एक ऐसे प्रीपेड प्लान निकाला था जिसकी कीमत केवल ₹1 थी। जियो के इस ₹1 वाले प्रीपेड प्लान में यूजर्स को एक दिन के लिए 100 MB इंटरनेट मिलता था। इस प्लान को जियो ने अचानक ही शुरू किया था और अब अचानक ही इस प्लान को बंद भी कर दिया है। इस प्लान के बंद होने से यूजर्स को काफी बड़ा झटका लगा है क्योंकि यह जियो का ही नहीं बल्कि देश का भी सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान था।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, अब 10,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर लगेगा चार्ज। जी हां दोस्तों, साल का आखिरी महीना चल रहा है, कुछ दिनों बाद नया साल 2022 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही बड़े नियम भी बदल जाएंगे। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से कैश निकालने डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। आपको बता दें यह नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में 3 तरह के सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। इस बैंक में कई तरह की अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री है, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर ग्राहकों को कम से कम 25 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि बेसिक सेविंग अकाउंट पर पैसा जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में छिटपुट बारिश और जम्मू, हिमाचल और अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण 26 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत और 27 दिसंबर से मध्य भारत को प्रभावित कर सकता है। आईएमडी के एक ताजा अपडेट के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इससे अगले हफ्ते पूरे उत्तरी भारत समेत मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल किसी शीतलहर की चेतावनी जारी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेंशनर्स के पास बचे हैं 6 दिन, अगर नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीके से जमा कर सकते हैं। ट्रेजरी, बैंक की ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उल्लेखनीय है कि सरकारी पेंशन भोगियों को बिना रुकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विक्टोरिया पैलेस भारत के किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।